जो तोड़ने का था जी, वो फर्दर रेनफोर्स्ड हो रहा है। बिल्कुल उस बिल्कुल। समय जरूर लग रहा होगा कि शायद ये डिसीजन गलत तो था। यानी कि दूरगामी अगर नीति के तौर पर देखा जाए, सहबल आप कह रहे हैं सही फैसला लिया है नीतीश कुमार ने, लेकिन केसी त्यागी साहब, क्या आप एकला चलो का राग ही अलापते रहेंगे और कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेंगे, या गठबंधन बनाने के लिए भी तैयार होंगे? क्योंकि आप पिछली दफा जितनी भी सीटें शायद अकेले दम पर ना जीत पाए। देखिए, मेरी पिछली वार्ता भी बंद रह गई थी जिसके अंत में मैं ये कहने वाला था कि लालू प्रसाद जी 1990-91 में सेकुलरिज्म के वहां पर सबसे बड़े अलंबरदार थे, जो 22 साल पुरानी बात है जी। आज मोदी जिन चीजों के प्रतीक हो गए हैं, उन चीजों को चेक करने के लिए जनता दल यू और बिहार में नीतीश कुमार जी ने उस इनिशिएटिव को अपने हाथ में लिया, तो लोगों की आज की जो ताजा यादें हैं वही मतदाताओं पर असर पड़ेगी। आप अकेले रहेंगे क्या केसी त्यागी साहब? कांग्रेस भी सेकुलरिज्म का चोगा ओढ़ती है, वो भी अलंबरदार बनती है सेकुलरिज्म का। मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी। बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा प्रयास ये होगा कि एक बृहत्तर गैर बीजेपी और गैर लालू प्रसाद जी की जो पार्टी आरजेडी जी, उसके खिलाफ एक बृहत्तर सेकुलर फ्रंट हो, जिसको बिहार जेडीयू और उसके यानी कि कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, वो नेतृत्व करें। कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं, उसमें कई रीजनल पार्टीज भी हैं, छोटे मोटे आउटफिट हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा भारी जनाधार रहा है, वहां पे एनसीपी के भी नेता हैं, कुछ और भी रीजनल आउटफिट हो सकते हैं जी। तो अभी तो शरद यादव जी ने, नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि हमारा कांग्रेस से कोई गठबंधन फिलहाल नहीं होगा। तो मैं उसी बात को ध्यान में रखते हुए कहता हूं कि जो रीजनल आउटफिट हैं, कम्युनिस्ट मूवमेंट के लोग हैं, समाजवादी आंदोलन के बिछड़े हुए लोग हैं, एनसीपी है, तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि एक सेकुलर फ्रंट वहां पर बने। त्यागी जी, बट ये बहुत छोटी छोटी पार्टी। चंदन मित्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। चंदन, ये जो बीजेपी के साथ जो स्थिति है कि अगर सेकुलर, जिस तरीके से जेडीयू के नेता कह रहे हैं, सेकुलरिज्म एक बार फिर फोर फ्रंट पर है और वो महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है बिहार के अंदर, जहां जातियों के आधार पर वोटों का बहुत जबरदस्त तरीके से विभाजन होता है। क्या ये बीजेपी के लिए सुखद स्थिति होगी? क्योंकि बीजेपी की सीटें उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही जितनी नजर आनी चाहिए। वोट बढ़ रहे हैं लेकिन सीट नहीं बढ़ रही। देखिए, आपने जो आपका सेकंड पॉइंट जो है जी कि बीजेपी की सीटें इस समय बढ़ नहीं रही हैं, अब मैं समझता हूं कि ये तो शुरुआती समय है, अभी समय आने दीजिए, हवा बनने दीजिए, और हवा बन रही है इस समय। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी इससे बहुत आगे पहुंच जाएगी जो आप दिखा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज जो सेकुलरिज्म के पंडे हैं, सेकुलरिज्म के पंडे अब तीन हो गए हैं। अब कांग्रेस भी है, लालू भी है, अब नीतीश जी भी उसी कतार में अपना नाम लिखा लिए हैं। तो इससे क्या होगा, ये तथाकथित सेकुलर वोट जो है, अर्थात मुस्लिम वोट जो है जी, उसका बंटवारा भयंकर होने वाला है, और इस बंटवारे से फायदा बीजेपी को सबसे ज्यादा होगा। चंदन, आपका गला खराब है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं चंदन की, भाई ये जो सेकुलर वोटों के बीच में बंटवारा होने वाला है, मुस्लिम वोटों में असमंजस की स्थिति, इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। क्या आप इस स्थिति से सहमत है? नहीं, देखिए, संजय जी भी कह रहे थे कि मुसलमान वोटर असमंजस में है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ जितने दल हैं वो देख लीजिए, वो एक संदेश है या रह चुके हैं कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। तो ये विधानसभा के चुनाव की लड़ाई नहीं है, उसकी होती है तो इक्वेशन अलग होते, तब ये असमंजस की स्थिति हो सकती थी। ये लोकसभा चुनाव की लड़ाई है, इसमें मोदी को लाने वाले और मोदी को रोकने वाले, ये दो खेमे मोटे तौर पर बनने वाले हैं। तो आरजेडी हो या जेडीयू, एक मैसेज वोटर में चला गया है, खासतौर से मुस्लिम वोटर में, कि चुनाव के बाद ये कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, अगर अलायंस नहीं होता है तब भी। तो इस मामले में वो मुतमईन है कि हम आरजेडी को वोट दें या जेडीयू को वोट दें, अल्टीमेटली वो मोदी के खिलाफ जाएगा, मोदी को रोकने में काम आएगा। आप जो बात कह रहे हैं, यही हमने अपने सर्वे में दर्शकों से भी, अपने जो देशवासी हैं उनसे ये सवाल पूछा था। सवाल ये, सभी वोटरों की मैं श्रेणी की बात कर रहा हूं, गठबंधन की खातिर मोदी को स्वीकार लेते क्या नीतीश? ऐसा कहने वाले हैं
38% लोग कि गठबंधन की खातिर मोदी को स्वीकार लेना चाहिए था नीतीश बाबू को, जबकि गठबंधन की खातिर मोदी को बढ़ावा ना देती बीजेपी, ऐसा मानना है 20% लोगों का। 42% इस मसले पर कोई राय नहीं रखते, जबकि जेडीयू वोटरों से भी हमने ये सवाल पूछा था कि गठबंधन की खातिर मोदी को स्वीकार लेते नीतीश, ऐसा 38% जेडीयू के 38% वोटर कहते हैं हां, जबकि गठबंधन की खातिर मोदी को बढ़ावा नहीं देती बीजेपी, ऐसा 26% जेडीयू वोटरों का मानना है। कुर्मी कोयरी वोटरों की अगर हम बात करें तो गठबंधन की खातिर मोदी को स्वीकार लेते नीतीश, 41% ऐसा कह रहे हैं, जबकि 27% कहते हैं कि गठबंधन की खातिर मोदी को बढ़ावा ना देती बीजेपी तो बेहतर होता। और मुस्लिम वोटर की बात, जिनके ध्रुवीकरण की यहां पर लामबंदी की बात हो रही है, गठबंधन की खातिर मोदी को स्वीकार लेते नीतीश, ऐसा 24% बिहार के मुसलमानों का कहना है, जबकि 35% कहते हैं कि गठबंधन की खातिर मोदी को बढ़ावा ना देती बीजेपी तो बेहतर होता। आशुतोष। बिल्कुल रामकुमार जी, आपने पूरी बातचीत और पूरा ये बातें देखी, यानी मोदी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, एक महत्वपूर्ण घटक है इस पूरी बातचीत के अंतर्गत। और हमारा यह भी कह रहा है 38% लोग कह रहे हैं कि गठबंधन की खातिर मोदी को स्वीकार कर लेना चाहिए नीतीश कुमार को, जबकि सिर्फ 20%। यानी मोदी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या आरजेडी जो है वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सेकुलर वोटों के साथ खड़ी होती नजर आए बीजेपी के विरोध में? देखिए ऐसा है आशुतोष जी, थोड़ा टाइम दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, बोलिए। बताना चाहते हैं ढंग से। अभी जदयू के त्यागी जी ने कहा कि हमने अपना सेकुलर फेस बना लिया है, हम ज्यादा दावेदार हैं सेकुलर वोटरों के और हमारे साथ आएंगे। ये बात नहीं है। 17 साल तक जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ संबंध रख करके और आज भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई संबंध उनका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने ये भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी को आज भी स्वीकारने को तैयार हैं, तो वो वोटर जिसकी तरफ ये ध्यान दे करके ये सब जो नाटकबाजी करने का काम कर रहे हैं, उसको सब पता है कि हमारे लिए लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल ने कितनी मजबूती के साथ कॉमनवेल्थ ताकतों को रोकने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका लगातार निभाते रहने का काम किया है। तो ये सपना देखना छोड़ दे। दूसरी बात यह है कि मैं बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस बार के चुनाव में 2 ही फ्रंट रहेगा, एक फ्रंट सेकुलर फ्रंट रहेगा, एक कम्युनल फ्रंट रहेगा। और जो सेकुलर वोट है वो निश्चित तौर पर उस ताकतवर और मजबूत इरादे वाले दल के साथ, नेता के साथ, जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके साथ अपना संबंध बनाएगा, क्योंकि हमारे और उनके साथ स्वाभाविक तौर पे अलायंस रहा है सब कुछ में। जी, आपको पूरा एतबार है रामकृपाल बाबू, पूरा एतबार है कि कांग्रेस आप ही के साथ रहेगी। कांग्रेस का हाथ कहीं इस बार तीर के साथ ना चला जाए, कहीं ये एक खलबली तो नहीं है आपके खेमे में? देखिए, बात दरअसल यह है कि हम कमिटेड हैं सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए। हमें यह चिंता नहीं है कि कौन हमारे साथ आएंगे नहीं आएंगे। हमेशा हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी प्रयास करते रहे कि सेकुलर ताकत बिहार में मजबूत हो और कॉमनल ताकत को रोकने का काम करें। हमने रोका भी, मगर नीतीश कुमार ने आधार बना करके इनको 91 तक पहुंचा दिया, आधार दिया है। पर हमने ऐसा कभी नहीं, हमारे जमाने में ऐसा नहीं हुआ था। और आगे भी मैं आपको बता देता हूं कि हमें जो कुछ भी त्याग करना पड़ेगा हम करेंगे, बस सेकुलर ताकत को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को रोकने के लिए आगे भी हम पूरी मजबूती के साथ सेकुलर ताकत को मजबूती प्रदान करते रहने के काम करेंगे। जो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम किसी भी कीमत पर देश और प्रदेश में कॉमनल ताकत और नरेंद्र मोदी को ना आने दे। हमारा कमिटमेंट था, आडवाणी जी को नहीं आने दिया, पूरी ताकत लगाए और आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि सेकुलर ताकत एक साथ होकर के मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने का काम करे। हमारा कमिटमेंट है बिल्कुल, और हम उस कमिटमेंट के साथ हैं। बिल्कुल, कुछ भी त्याग करना पड़ा है कि किए हैं और आगे भी त्याग करेंगे। आपका कमिटमेंट पक्का है, आपके कहने मतलब आपका कमिटमेंट पक्का, उसमें आप किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं। बट त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आपने गलती, क्योंकि 38% लोग कह रहे हैं, जो सभी वोटर हैं 38% लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मोदी गठबंधन की खातिर मोदी को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या जेडीयू ने गलती की इस पे? नहीं, जेडीयू ने अपना जो ऐतिहासिक धर्म और दायित्व था वो निभाया है। जब बंटवारा हुआ हमारा जनता दल से, उस समय धर्मनिरपेक्षता मुद्दा नहीं था, ये बात सही है। उस समय लालू जी के खिलाफ गुड गवर्नेंस एक मुद्दा था, लेकिन हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी उसमें स्पष्ट किया था कि
बहुधर्मी बहुभाषी देश है। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो सभी वर्गों को, सभी जातियों को, समूह को साथ लेकर चले। और हमारा ये मानना है जी कि 2002 के दंगों के बाद वो विवादित हुए हैं और अपने राज्य में समाज के सभी तबकों को लेकर के चलने में वो नाकामयाब हुए हैं। इसलिए इनके अलावा किसी और उदार छवि के आदमी को प्रधानमंत्री का दावेदार अगर भाजपा बनाती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है जी। जब गोवा के राष्ट्रीय अधिवेशन में इन्होंने घोषित तौर पर घोषित कर दिया कि यही हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और अडवाणी जी ने जब कहा कि ये पार्टी अब वैसी नहीं रही जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली थी जी, और तीसरा जिस तरह का भीतरघात, महाराजगंज के चुनाव में ये आरजेडी की जीत नहीं है, आरजेडी प्लस बीजेपी दोनों की इकट्ठी जीत। चलिए ये बातें तो हम कई बार कर चुके हैं। त्यागी जी ये बातें हमने बहुत बार की हैं चर्चा में। सवाल बड़ा सीधा सा है। जी। फर्ज कीजिए कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ऐसी स्थिति में नहीं होती है कि वो बहुमत का आंकड़ा छूले घटकों के साथ भी, और बीजेपी तैयार हो जाती है नरेंद्र मोदी के बजाय किसी और को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए। आप वापस एनडीए में चले जाएंगे? वो स्टेज निकल चुकी है। चूंकि चुनाव आते आते बीजेपी अछूत हो जाएगी तमाम देश की सेकुलर पार्टी के लिए, हमारी नहीं है। चुनाव को जिस आयाम पे ले जा रहे हैं, जो मुद्दे दफन हो गए थे इतिहास के गर्त में, उन मुद्दों को नए नए रोज आज स्वामी जी का बयान है, हिंदुओं को इकट्ठा करो, मुसलमानों को बांटो। अब इस तरह के कभी राजनीतिक मुद्दे देश की 47 में रहे हो बंटवारे के समय तो बात दूसरी है, बिल्कुल बाकी 65 साल में नहीं रहे तो एक सेकंड, चुनाव लड़ते लड़ते भाजपा इतनी बदसूरत हो जाएगी कि देश की कोई भी पार्टी उनको छुएगी नहीं। और जेडीयू का कमिटमेंट है मोदी और नो मोदी, अब हमारे बीजेपी से कोई वास्ता नहीं होगा। बिल्कुल। चंदन, आप रिएक्ट करना चाहेंगे? क्योंकि जो हमने सवाल पूछा था उसमें से सिर्फ 38% लोग कह रहे हैं कि मोदी की खातिर नीतीश को, गठबंधन की खातिर मोदी को, नीतीश को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर 20% और 62% ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं। जी, ये मैं नहीं कहूंगा क्योंकि 42% लोग कह रहे हैं उनका कोई मत नहीं है इस पर। तो कोई मत नहीं है उनका, तो उसको तो आप उस 20% के साथ जोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि ठीक नहीं होगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि इसमें जो 38% लोग कह रहे हैं कि मान लेना चाहिए था, ये देखने वाली बात है। और यहां तक कि मुसलमान वोटरों में भी आपका आंकड़ा बता रहा है कि 24% मुसलमान वोटर भी कह रहा है कि मान लेना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि बिहार में जो अभी स्थिति है, इसमें आम जनता और अलग अलग जाति के, धर्म के, संप्रदाय के सभी चाहते थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू बीजेपी गठबंधन सरकार, जिन्होंने इतनी अच्छी सरकार दी थी और बिहार में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, अपराध, सब कुछ को बढ़िया तरीके से या कहीं नियंत्रण किया, कहीं आगे बढ़ाया, तो उसको चलने देना चाहिए था। तो ये मैं समझता हूं, अकेले आप लड़ाई लड़ पाएंगे बिहार के लिए? चंदन, अकेले लड़ाई लड़ पाएंगे क्या आपके आंकड़े दिखा रहे हैं कि हमारी सीटें घटेंगी नहीं, हमारे परसेंटेज वोट बढ़े हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि परसेंटेज वोट तो और बढ़ेगा, सीटें भी और बढ़ेंगी। तो जब गठबंधन तोड़ा था नीतीश कुमार जी ने, मैं समझता हूं उस समय सब आकलन ये लगा रहे थे कि बीजेपी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन बीजेपी कहां खत्म हो रही? पर आपके खेमे में खलबली क्यों है? हवा चल रही है। चंदन, आपके खेमे में खलबली क्यों है? जेडीयू के नेता तो आप कहते फिर रहे हैं, आपके 91 में से एक तो विधायक पहले ही निलंबित हो गए हैं। 40 विधायक वो कह रहे हैं कि हमसे लगातार बातें कर रहे हैं, दो फाड़ हो सकती है बीजेपी। अब देखिए, ऐसी बातें होती रहती हैं। त्यागी जी अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा होता ही रहता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी के लोग आ जाएं और जेडीयू के हाथ को जरा मजबूत करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कोई बहुत परेशानी की बात आपको नहीं नजर आती है चंदन? परेशानी की बात आपको नहीं बिल्कुल परेशानी नहीं है। परेशानी की बात नहीं। प्रदीप जी, क्या ये मोदी वाकई में एक सेंट्रल फिगर बन के उभरने वाले, इवन बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर, और जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा वो सब कुछ उसके इर्द गिर्द नजर आएगा? नहीं, हमको तो बिल्कुल लगता है। देखिए, मोदी की वजह से अलायंस टूटा। ये 17 साल पुराना जेडीयू बीजेपी का अलायंस
टूटने का एक ही आधार था और कोई कारण नहीं था, वो नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी को बीजेपी राष्ट्रीय फलक पर लाने का फैसला न करती तो ये गठबंधन आज भी चल रहा होता, दोनों साथ होते। तो पोलराइजिंग फोर्स जो है वो मोदी के नाम पर पोलराइजेशन बिहार में होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अभी देखिए, अभी ये सब जितने आप आंकड़े बता रहे हैं ये मोदी की छाया भर है। अभी मोदी बिहार गए नहीं है। बिहार जब जाएंगे, पहली बार अक्टूबर में जाने वाले हैं, वहां चुनाव प्रचार करेंगे, सभा करेंगे, तब असली पता चलेगा कि मोदी के फैक्टर का कितना असर हो रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये चुनाव ये संभव है अगर नरेंद्र मोदी के जाने के बाद से पोलराइजेशन तेज होता है तो मोदी समर्थक और मोदी विरोधी इनमें दो खानों में ये चुनाव बटेगा जी। और उसमें ये संभव है कि लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा की बात नहीं कर रहा, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आरजेडी को रिप्लेस कर दे अपोजिशन पार्टी के। ये संभावना नजर आती है। वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको 20 सेकंड आपसे जानना चाहूंगा, क्या जिस ओर इशारा कर रहे हैं प्रदीप जी वो संभव, क्योंकि सिर्फ 3% वोटर ऐसे जो अनडिसाइडेड अभी है? मुझे नहीं लगता। अगर दूसरे राज्यों से तुलना करेंगे बिहार की, तो मोदी का जितना प्रभाव बिहार की राजनीति में होगा, दूसरे राज्यों की तुलना में उससे कहीं ज्यादा कम होगा। क्योंकि बिहार में इस वक्त मैं जैसे कह रहा हूं, हमारे आंकड़े भी बता रहे हैं, मतदाता जो है बहुत जाति के आधार पर अलग अलग पार्टियों के साथ बटे हुए हैं। तो मोदी का जादू बिहार में उतना नहीं चलेगा जितने दूसरे राज्यों में शायद चले। बिल्कुल संजय जी, अब तो देखने वाली बात होगी दरअसल बिहार के अंदर होगा क्या लोकसभा चुनाव के अंतर्गत, लेकिन बड़ी दिलचस्प स्थिति नजर आ रही है। हमारी विशेष पेशकश लगातार जारी है। सीएसडीएस ने हमारे लिए विशेष सर्वे किया है और इस बिहार पर हमारी चर्चा अब यहां पर खत्म होती है। और वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटे आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर क्या कुछ होगा, वहां पर किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ममता बनर्जी की हालत क्या होगी, सीपीएम की हालत क्या होगी, वहां वाकई उनके पक्ष में हवा बनती नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।